जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी अब देखो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे देखोगे तो ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश फीचर कर रही है। तो उस ग्रुप से अब देखोगे 2 मैचेस हुए हैं। तो फर्स्ट लेयर अब देखो 19 तारीख को पहला मैच ओपनिंग एनकाउंटर होस्ट पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड हुआ। एंड देन अब देखो, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी देर पहले इंडिया बांग्लादेश का मैच खत्म हुआ है। पहला मैच अब देखो न्यूजीलैंड ने काफ़ी वन साइडेड जीता है। दूसरा मैच जो टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ, इंडिया ने भी ऑलमोस्ट वन साइडेड ही जीता है, बट मैच जो कि वो थोड़ा सा बीच में फंस गया था। तो प्राइमरली हम इंडिया और बांग्लादेश के मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही अब देखो थोड़ा सा पहले मैच के बारे में बात कर लेंगे। तो देखो इंडिया की तरफ से कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था कि बांग्लादेश को हम हराएंगे, वही काम किया है। दुबई में अब देखो ये मैच था। जिस तरह से टीम इंडिया ने स्टार्ट किया, और अब देखो ये ऐसा लग रहा था कि शायद ये काफ़ी वन साइडेड और काफ़ी बोरिंग मैच हो जाएगा, क्योंकि एक वक्त पे बांग्लादेश के 35 पे 5 आउट हो गए थे। टॉस जीता था और उन्होंने कहा था हम पहले बैटिंग करेंगे, एंड टीम इंडिया ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया था। बट क्रिकेट ऐसा ही होता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे आप बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हो गेम, आप बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हो, तभी एक आधा कहीं पे पार्टनरशिप होता है और फिर गेम जो कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। तो वही हुआ। तवेद हृदय और उनके एक और बैटर थे जाकर अली, उन दोनों के बीच पार्टनरशिप हुआ। बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया टीम इंडिया को। एक हैट्रिक चांस था अक्षर पटेल के लिए, जब बैक टू बैक बॉल पर उन्होंने विकेट्स लिए थे, और तीसरा भी ऑलमोस्ट ले लिया था। रोहित शर्मा ने बहुत ही ईजी कैच फर्स्ट स्लिप में ड्रॉप कर दिया। देन हार्दिक ने भी एक कैच छोड़ा, केएल राहुल से एक आधा स्टंपिंग मिस हुआ। तो चीज़ें इस प्रकार की चली, और रिजल्ट ये हुआ कि एक वक्त पे जहाँ पे लग रहा था कि शायद 100 रन भी ना बने, बांग्लादेश ने 228 रन बनाए। एक फाइटिंग टोटल ज़रूर खड़ा किया। अगर आप देखोगे, जब हमने बांग्लादेश को लास्ट टाइम यूएई में खेला था ओडीआई फॉर्मेट में, शायद 2018 का एशिया कप वो था, और फाइनल मैच में उनसे हमने एक तरह से खेला था। एंड वहाँ पे फिर आप देखोगे 220-22 उन्होंने बनाए थे, और वहाँ पे भी काफ़ी फाइट किया था और ऑलमोस्ट वो मैच जीत गए थे। बट एंड में अगर आप देखोगे टीम इंडिया ने अच्छा फिनिश किया था एंड एशिया कप जीता था। तो ये जो यूएई के पिचेस हो, स्पेशली दुबई का जो ग्राउंड है, उतना इजी नहीं होता है। यहाँ पर आप देखोगे स्पिनर के लिए मदद रहता है, तेज़ गेंदबाज के लिए भी अच्छा खासा बाउंस रहता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बैटिंग। और वहाँ पे देखोगे जो टारगेट था थोड़ा सा ट्रिकी था। एंड देन जब बैटिंग की बारी आई तो स्टार्ट तो बढ़िया किया था, स्पेशली रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल जिस तरह से ओपनिंग कर रहे हैं। रोहित का वही अंदाज देखने को मिला, हालांकि इनिशियली थोड़ा सा फंस रहे थे, बट उन्होंने सेट होने के बाद अच्छे शॉट्स खेलने स्टार्ट कर दिए थे। अगेन जब बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो फिर वहाँ पे आउट होने का भी चांसेस रहता है, एंड वो आउट हुए। बट शुभमन गिल एक एंड से खड़े हुए थे। फिर अब देखोगे छोटे छोटे पार्टनरशिप्स हुई, बट वहाँ पे देखोगे बांग्लादेश ने धीरे धीरे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था। स्पिनरों ने अच्छा काम किया था, चाहे रिशाद होसेन हो या फिर मेहदी हसन हो। विराट कोहली आउट हुए एक बार फिर से लेग स्पिन को। अगेन देखो उनका जो पेसर के अगेंस्ट प्रॉब्लम है फोर्थ फिफ्थ स्टंप लाइन वाली बॉल पे। इसके अलावा देखोगे ये स्पिनर के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिन हो या फिर लेग स्पिन हो। यहाँ पे देखो काफ़ी धीमा खेल रहे थे, बट वो प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि रन रेट जो कि वो कंट्रोल में था। बट गलत वक्त पे आउट हुए, एंड ज़रूरी था कि विराट यहाँ पे एक अच्छा पारी खेले, मैच जो कि फिनिश करे, बट वो चीज़ नहीं हुआ। उसके बाद श्रेयस आए, उन्होंने थोड़ी देर बैटिंग की, फिर उन्होंने भी एक ख़राब शॉट खेल के आउट हुए। एंड देन जो अभी टैक्टिक हम बात कर रहे थे कि गौतम गंभीर अक्षर पटेल को ऊपर भेजेंगे केएल राहुल से, वही चीज़ हुआ। एंड अक्षर ने भी अब देखोगे कुछ अजीबोगरीब शॉट खेल के, मतलब ज़रूरत नहीं था वो शॉट की, वो खेल के आउट हुए। एंड एक समय लग रहा था कि स्मूथली लंचेज हो रहा है, सडनली जब 4 विकेट गिर जाते हैं एंड अभी भी आप 80-50 रन पीछे थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ पर टेंशन ज़रूर हुआ था। बट फिर भी बिलीव था कि अभी केएल है, हार्दिक है, जड्डू है, शुभमन गिल एक एंड से खड़े हुए थे, तो वो रनचेस जो कि कंप्लीट हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे यार आप देखोगे वही चीज़ हुआ है। केएल राहुल एक कैच उनका ज़रूर छूटा, पता नहीं वो भी मतलब क्या ही शॉट खेल रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने उस चीज़ से सीख ली एंड शुभमन के साथ इंश्योर किया कि भाई ये मैच जो कि हम फिनिश करके जाएंगे। लेकिन जो मैच के हीरो रहे वो है शुभमन गिल, जिन्होंने एक शानदार शतक जड़ा, एंड बहुत ही ज़रूरी था कि वो किस तरह से इनिंग्स को पेस करते हैं।
तो पहले तो ठीक ठाक मतलब स्पीड से खेल रहे थे, बट जैसे ही विकेट्स गिरने चालू हो गए एक एंड से उन्होंने एक तरह से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि मुझे यहाँ पर खड़ा रहना है। दूसरे ओर से विराट ने, श्रेयस ने, अक्षर ने एंड केएल ने थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप की, स्पेशली द केएल वन। और उसके चलते अब देखो टीम इंडिया ने आराम से रन चेस कंप्लीट किया। अगर यहीं पे देखो अगर 50-60 रन और अधिक होते बांग्लादेश के पास, मे बी 270 280 वो फिनिश किए होते, तो फिर एक ज़बरदस्त मैच होता। एंड फिर कहीं ना कहीं आपको मतलब टीम इंडिया के ऊपर और भी ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ दिखाई देता। खैर बैटिंग जो अभी परफॉर्मेंस रही है, मुझे लगता है कि अभी उतनी दिक्कत नहीं है। स्पिन के अगेंस्ट ज़रूर फंस रहे हैं एंड जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट जाएगा ये जो पिचेस और भी ज़्यादा स्लो होंगी तो बैटर्स के लिए टफ ज़रूर रहेगा, बट होपफुली हमारे बैटर्स जो कि बेहतर करेंगे एंड स्पेशली विथ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा उनसे बेटर एक्सपेक्ट होगी। रोहित शर्मा देखो ये जो 30-40 बना रहे हैं, टीम इंडिया को अच्छे स्टार्ट्स तो ज़रूर दे रहे हैं, बट अगेन देखो जो वर्ल्ड कप फाइनल है वो अभी भी याद आ रहा है। काश वो शॉट उस दिन वो मिस टाइम नहीं करते या वो उस वक्त वो शॉट खेले नहीं होते तो शायद रिजल्ट अलग हो सकता था। तो क्योंकि रोहित शर्मा एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक बड़े बैट्समैन है, 11,000 रन पूरा किया है उन्होंने इस इनिंग्स के दौरान, तो एक लेजेंड है इस फॉर्मेट के। तो कहीं ना कहीं उनसे एक्सपेक्टेशन और होती है कि जिस तरह से उन्होंने कटक में बैटिंग की थी, शतक मारा था, तो ये 30-40 तो अच्छे दिखते हैं, बट ऐसे विकेट्स के ऊपर मतलब पर्सनली मेरा थॉट ये है, जितना मैंने रोहित को देखा है खेलते हुए, अगर वो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करेंगे उनके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बैटर्स, जो मुझे लगता है कि गेंदबाजी टीम के लिए एक दिक्कत ज़रूर रहेगा। तो अगर रोहित शर्मा सिर्फ पावर प्ले के बारे में मत सोच के अगर वो मिडिल ओवर्स के बारे में भी सोचे और थोड़ा सा अपने इनिंग्स को लॉन्ग कर दे, मतलब 35-40 ओवर तक भी बैटिंग करते हैं, दैट विल बी एनफ। तो लेट्स सी कि कमिंग मैचेस में किस तरह से अप्रोच रखते हैं। आई डोंट थिंक कि वो चेंज करेंगे, इसी तरीके से खेलेंगे कंसिडरिंग कि इंडिया के पास काफ़ी डेप्थ है बैटिंग में एंड काफ़ी ऐसे बैटर्स हैं जो कि सिचुएशन को खेल सकते हैं, बट अगेन देखो मतलब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रोहित से मेरा ज़्यादा है। खैर रोहित के साथ उतना दिक्कत नहीं है इस फॉर्मेट में। अगेन विराट को आई थिंक वो स्पिन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टीम में आपको ऐसे स्पिनर्स मिल जाएंगे जो कि आपको तंग करेंगे। खैर अगर हम बैटिंग के बाद बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ है, मतलब रियल वाला कमबैक हुआ है। खेले थे वो इंग्लैंड के साथ भी, बट ये जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, 5 फॉर लिया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, मतलब आईसीसी इवेंट्स में उनके जो आंकड़े हैं वो ज़बरदस्त है। मतलब बुमराह को भी शायद उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 200 विकेट्स पूरे किए हैं ओडीआई क्रिकेट में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से रहा है। एंड देन एक सरप्राइजिंग कॉल मुझे लगा कि अर्शदीप को उन्होंने नहीं खिलाया था। गौतम गंभीर जो कि हर्षित राणा के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं उनकी हिट द डेक गेंदबाजी को। अब अर्शदीप सिंह के पास जो क्वालिटी है, जो नई बॉल के साथ जिस तरह से वो स्विंग कराते हैं एंड देन डेथ ओवर से जिस तरह से यूटिलिटी देते हैं, मुझे फिर भी लगता है कि शायद अर्शदीप से स्टार्ट करना चाहिए था एंड मैनी एक्सपर्ट्स का भी वही शायद मानना था, बट टीम मैनेजमेंट की अलग ही सोच है। अभी क्योंकि रिजल्ट हमारी तरफ आ गया है तो उसी को शायद कंटिन्यू भी रखेंगे। खैर बाकी तो टीम आज एक्सपेक्टेड ही था एंड ये बात हमने डिस्कस की भी थी कि आपको वहाँ पे नंबर 8 तक बैटिंग दिखेगी, जिसके लिए आप देखोगे ये ऑलराउंडर्स को एक तरह से प्रेफर करेंगे, तो वरुण चक्रवर्ती को वेट करना पड़ेगा एंड देन केएल राहुल ओवर ऋषभ पंत, आई थिंक गौतम गंभीर ने क्लियर भी कर दिया है। तो यहाँ पे देखोगे क्लिनिकल तो नहीं कहूँगा, बट नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस रही है। कैचिंग और बेहतर हो सकती थी, मतलब बहुत बेहतर होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए एंड स्पेशली इन इवेंट लाइक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। एंड देन गेंदबाज में और थोड़ा सा बेहतर प्लानिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आपने सामने वाले टीम को 35 पे 5 आउट कर लिया है तो फिर उनको 100 के नीचे ही आपको रोकना चाहिए था। ये आपको नेट रन रेट में भी शायद और एक तरह से फ़ायदा देता। खैर ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन कमिंग डेज, क्योंकि जो चैलेंज है और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप पाकिस्तान को खेलोगे जो कि हल्की से बेटर ओपोनेंट है या बांग्लादेश से, देन आप न्यूजीलैंड को खेलोगे जो कि अनदर हॉट कंटेंडर है इस चैंपियंस ट्रॉफी के किताब के लिए, क्योंकि वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। एंड देन आप जब सेमीफाइनल में पहुंचोगे तो ऑब्वियसली अगेन ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, इंग्लैंड हो सकती है, साउथ अफ्रीका हो सकती है, तो फिर यू हैव टू गेट बेटर। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया होपफुली जब संडे को आएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट तो अच्छा करेंगे। खैर अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें, गेंदबाजों ने तो ठीक ठाक मतलब जितना उनके पास रन था फाइट अच्छा दिखाया, लेकिन जो बैटर्स भी थे जाकर अली और तैयब हृदय स्पेशली जिन्होंने शतक जड़ा है, उनकी तारीफ होनी चाहिए कि कंपोजर दिखाया। टेस्ट मैच टाइप की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो ज़रूरी था क्योंकि 5 आउट हो चुके थे एंड एटलीस्ट उन्होंने कुछ रन ज़रूर दिए जिससे कि एक तरह से फाइट हो सके एंड वो फाइट उन्होंने दिखाया भी।
बांग्लादेश के लिए टफ असाइनमेंट्स है क्योंकि अभी उनको न्यूजीलैंड को खेलना है जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। देन उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलना है। तो उतना इजी नहीं होगा उनके लिए, बट यही है कि थोड़ा सा वो फाइट दे सकते हैं सामने वाले टीम को। देन कमिंग टू द फर्स्ट मैच जो कि पिछले दिन हुआ था, बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा होस्ट पाकिस्तान की तरफ से। एंड उनके फैंस, उनके फॉर्मर प्लेयर्स काफ़ी नाखुश थे क्योंकि न्यूजीलैंड को आप लगातार खेल रहे हो। अभी अगर आप देखोगे ट्राई नेशन सीरीज में उनसे आप 2 बार खेले हो, दोनों ही बार हारे हो। तो आई थिंक उनसे बेटर एक्सपेक्टेशन था। अपने ही होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी, स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने फिनिश बढ़िया किया। उनके तरफ से विल यंग एंड टॉम लेथम, जिनसे शायद उतना एक्सपेक्टेशन था नहीं, उन्होंने शतक जड़ दिए। ग्लेन फिलिप्स ने एक और कमाल की पारी खेल दी। आप जनरल एक्सपेक्ट करते हो कि कॉनवे, डैरिल मिचेल या केन विलियमसन ये सब परफॉर्म करके देंगे, बट वहाँ पर आप देखोगे तो उनके अलग बैटर्स ने परफॉर्म कर दिया एंड 320 रन बना डाले। 320 रन पाकिस्तान में शायद, मतलब आप नहीं बोलोगे कि बहुत बड़ा टोटल है, स्पेशली जब पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले 350 चेस किए थे। बट यही है पाकिस्तान क्रिकेट की रियलिटी कि थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है। किसी दिन आपको लगेगा कि ये चैंपियन की तरह खेल रहे हैं और किसी दिन आपको लगेगा कि ये बहुत ही गंदा खेल रहे हैं। एंड वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। 350 चेज करने वाली टीम अगर आप देखोगे 320 को एक तरह से सही तरीके से प्लान नहीं कर पाई। शुरुआत से आप देखो उनकी जो अप्रोच थी उसमें काफ़ी मतलब कंजर्वेटिव लगा। दिक्कत उनके लिए ये हो गई कि फ़खर जमा इंजर्ड हो गए फील्डिंग करते वक्त, जिसके लिए आप देखो पहले इनिंग्स में उनको कुछ टाइम बाहर रहना पड़ा। अब क्योंकि वो बाहर थे तो फिर उनको बैटिंग स्टार्ट करने का मौका नहीं मिला जो कि उनको करना था। तो शॉर्ट शकील उनकी जगह पे ओपन करने आए एंड मतलब बहुत ही धीमा स्टार्ट रहा उनके और बाबर की तरफ से। विकेट्स भी गिरते रहे और आप देखो पहले शॉद आउट हुए, फिर अगर आप देखोगे रिजवान नंबर 3 पे आए थे, वो भी काफ़ी धीमा खेल रहे थे, वो आउट हुए। एंड देन अगर आप देखोगे इन्होंने फ़खर जमान को भेजा था नंबर 4 पे। अब पता नहीं क्यों उनको भेजा था, क्योंकि वो इंजर्ड थे, मतलब रन भी भाग नहीं पा रहे थे। एंड उस वक्त आपको चाहिए था कि स्कोर कार्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो वो सिर्फ आके छक्के चौके मारने की कोशिश कर रहे थे। उनके रेंज में जो बॉल नहीं रही थी उसको लीव कर रहे थे। तो उन्होंने और बाबर ने मिलकर काफ़ी धीमी पार्टनरशिप की एंड जो रन रेट था वो काफ़ी एक तरह से बढ़ता चला गया। एक वक्त पर आप देखोगे जहाँ पे आपको 6 साढ़े 6 रन पर ओवर चाहिए थे, वहाँ सर आप देखो आप 10-11 पे पहुँचा दिया। मतलब 25 ओवर तक भी इनके शायद 100 नहीं बने थे और इतना धीमा खेल रहे थे। बाबर आजम ने शायद कुछ 90 बॉल में 64 रन किए हैं और आप 321 रन चेस कर रहे थे। तो बहुत ही मतलब धीमी पारी देखने को मिली फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में और फिर भी देखो तो आगा सलमान जब आए, उन्होंने थोड़ी सी तेज़ बैटिंग की। इनफैक्ट जो उनके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे, खुशदिल शाह, नशीम शाह, हारिस श्रफ, इन्होंने आके इंटेंट दिखाया। खुशदिल ने एक अच्छी पारी खेली, बट तब तक जो कि मैच वो काफ़ी दूर जा चुका था पाकिस्तान से एंड बहुत बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके बैटर्स की, उनके सोच की जो उन्होंने एक तरह से रखी थी, एंड होनी भी चाहिए। आप 320-21 चेस कर रहे हो और अगर आप 25 ओवर तक 100 रन भी नहीं बनाओगे, मतलब आप उसके आधे तक भी नहीं पहुंचोगे, तो फिर आप कैसे चेस करोगे। एंड जो आई थिंक मैंने कहा कि फ़खर को नंबर 4 पे भेजना, अगर आपने उनको भेजा तो फिर ये मैसेज देते कि भाई आप सिर्फ मारो। अगर आप भाग नहीं पा रहे हो तो फिर 20 बॉल खेलो, 25 बॉल खेलो, 150-200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके आओ। उन्होंने आई थिंक कुछ 41 बॉल में 23 या 24 करके गए हैं। तो वो लीव कर रहे थे बॉल, डिफेंड कर रहे थे, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं था क्योंकि बाबर आजम रन मार नहीं रहे थे। इधर अगर आप देखो फ़खर स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर रन आएगा कहाँ से? और अब पाकिस्तान ने अपने लिए दिक्कत बना लिया है क्योंकि अगला गेम जो कि वो संडे को इंडिया के साथ है, मतलब हेवी वेट क्लास है। प्रेशर जो कि दोनों टीमों के ऊपर रहेगा, इंडिया के ऊपर भी रहता है और पाकिस्तान के भी ऊपर। एंड पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर रहेगा क्योंकि अब इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है, तो वो मैच जो कि उनके लिए नॉकआउट हो गया है। अगर वहाँ पे हारते हैं पाकिस्तान तो मोस्ट लाइकली बाहर होंगे। एंड हो सकता है कि अगले ही दिन मंडे को अगर आप देखोगे जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाला मैच है, उसी दिन डिसाइड हो जाए कि ग्रुप 1 से कौन से 2 टीमें जो कि टॉप 4 में एंटर कर रहे हैं। तो अगर इस ग्रुप को अलाइव होना है एंड कुछ भी एक तरह से मसाला बनाना है तो फिर पाकिस्तान को इंडिया को हराना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ही कम चांस है कि बांग्लादेश कोई उलटफेर कर दे एंड वो न्यूजीलैंड को हरा दे, तो उसके चांसेस बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान टीम इंडिया को नहीं हराती है और इंडियन टीम वो मैच जीत जाते हैं तो नेक्स्ट डे न्यूजीलैंड भी जीत जाएगी एंड इंडिया न्यूजीलैंड जो कि इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 4 के लिए। तो ग्रुप 1 जो कि काफ़ी एक तरीके से सिंपल लग रहा है क्योंकि दोनों ही जो हमारे पड़ोसी हैं
पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने अपने मैचेस गंवा दिए हैं। तो खैर काफ़ी पॉजिटिव स्टार्ट रहा है टीम इंडिया के लिए, जो कि फ्रंट रनर है उस आईसीसी ट्रॉफी के टाइटल के लिए। इनफैक्ट न्यूजीलैंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड उन्होंने भी बढ़िया स्टार्ट किया है। अब देखो ग्रुप 2 की बारी है, उनके मैचेस होंगे, तो वो ग्रुप काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग है, तो देखना पड़ेगा किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। बट जैसा ही कहा कि इंतज़ार रहेगा संडे का, जब एपिक एनकाउंटर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, एंड क्योंकि पाकिस्तान के लिए डू और डाई गेम है, सो दे विल कम विद फुल प्रिपरेशन। अब देखना पड़ेगा कि ऑन फील्ड किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका इंतज़ार करिए। बट फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान टीम इंडियन टीम को हरा सकती है करंट फॉर्म के साथ, या फिर टीम इंडिया जो कि इजीली पाकिस्तान को हरा के टॉप 4 के लिए एंटर कर लेगी, उसके बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश टीम जो कि वो न्यूजीलैंड को हरा के कोई उलटफेर कर सकती है कि नहीं, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम में मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।